Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying law of tort, and next question is what the meaning of maxim actio personalis moritur cum persona. तो बहुत ही important मैक्सिम जिसको आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, और इंडिया में इसकी कितनी जो है रिकॉग्नाइजेशन है और इंग्लैंड में इसकी कितनी रिकॉग्नाइजेशन है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, जितने भी लीगल मैक्सिम आपको आते हैं, जितने भी लीगल मैक्सिम आप जितने सब जिस भी सब्जेक्ट में देखते हैं उसको याद रखने की कोशिश करा करिए, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग का, और वहाँ पे आपको ये सारे लीगल मैक्सिम काम में आएंगे, इनके मीनिंग वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट मैक्सिम आपको यहाँ पे पढ़ना है, एक्शो पर्सनलीज मॉरिटर कम पर्सोना। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्शन करने का राइट होता है, मींस कोर्ट में सूट फाइल करने का जो राइट होता है, वो तभी तक आप होते हैं जब तक आप जिंदा हैं। जैसे ही डेथ हो जाती है, आपका एक्शन फाइल करने का राइट भी जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। क्या आज के टाइम पे इस मैगज़ीन की एप्लीकेबिलिटी है, या आज के टाइम पे इसकी क्या रिकॉग्नाइजेशन है, इसको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। It is well established rule of law that the right to file a suit end with the death of the person। तो ये well established rule है कि जय आपका सूट फाइल करने का राइट जो है आपकी डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स कि आपके बाद जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है, जिसके लीगल राइट की वायलेशन हुई है, वही जो है सूट फाइल कर सकता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सूट फाइल करने का राइट जो है ख़त्म हो जाता है। ये जो मैक्सिम ये है बोलता है, लेकिन इसकी रिकॉग्नाइजेशन आज के टाइम पे इंडिया में है या नहीं है, इसको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। The rule is very ancient. The right to file a suit is considered an individual right। तो ये एक एंशियंट रूल है, और उस टाइम पे सूट फाइल करने का राइट जो है सिर्फ इंडिविजुअल राइट होता था, मतलब जिसके लीगल राइट की वायलेशन हुई है उसको ये राइट होता था कि वो सूट फाइल करेगा। सो इट इज़ नेचुरल दैट व्हेन द पर्सन हु फाइल्स अ सूट और अगेंस्ट हुम द सूट इज फाइल्ड डाइज, देन देयर इज नो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग इट। तो अगर ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस पर्सन ने सूट फाइल करना है उसकी डेथ हो जाती है, या जिस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करना है अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उस सूट को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। बट द कंसेप्ट इज चेंजिंग एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ हेरिडिटी इज डेवलप। तो अब ये कंसेप्ट जो है चेंज हो गया है, क्योंकि अब डॉक्ट्रिन ऑफ हेरिडिटी आ गया है। मीन्स यहाँ पे उत्तराधिकार की बात जो है सामने आ गई है। जो आपका जो परिवार होता है, जिस परिवार में एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो बाकी सदस्य जो परिवार के होते हैं, एवरी मेंबर ऑफ सच पर्सन सच फैमिली हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द एनी डिफेंडेंट। तो यहाँ पे उसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ हेरिडिटी। The maxim of doctrine is losing importance, and today it become dead, and it is ended by the law reform Miscellaneous Provision Act 1934। तो आज के टाइम पे इसकी बात करें तो जो आपके पास ये जो मैक्सिम अभी आपने स्टडी किया, जिसको बोलता है एक्शो पर्सनलीज मॉरिटर कम पर्सोना, अब ये आज के टाइम पे ये जो मैक्सिम है ये डेड हो चुका है, क्योंकि लॉ रिफॉर्म मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1934 आया था, और उसके अकॉर्डिंग जो है जो उस पर्सन के जिसके लीगल राइट की वायलेशन हुई है या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, उस पर्सन की, उस डेड पर्सन की जो फैमिली होती है, जो उसके लीगल हायर होते हैं, उनको भी सूट फाइल करने का राइट जो है मिल जाता है उसके बिहाफ पे, क्योंकि उस पर्सन की इम्पोर्टेंस उसकी फैमिली के लिए होती है, और हो सकता है कि वो उस फैमिली का इकलौता जो है अर्निंग मेंबर हो, और उससे सारी फैमिली जो है डिस्टर्ब अब हो गई हो। तो उस पर्सन के बिहाफ पे इवन दो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली को सूट फाइल करने का राइट जो है मिल जाता है। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ हेरिडिटी जो है यहाँ पे बोलते हैं। नाउ द पोजीशन इज दैट if any cause of action arisen in the lifetime of the parties and hereafter the death of one or all, even though there is no adverse effect on the cause of action, that is the once a cause of action arises that continue even on the death of the action। अगर किसी के लाइफ टाइम में कोई कॉज ऑफ एक्शन मीन्स कोई केस लगाया जाता है, सिंपल वर्ड में समझे तो वो केस जो है तब भी चला रहता है, इवन दर उसकी डेथ भी हो जाती है। इट मीन्स कॉज ऑफ एक्शन करने का जो राइट है आपका, ये कंटिन्यू रहता है, इवन दो आप पार्टीज़ की वहाँ पे डेथ ही क्यों ना हो जाती है, तो उसके जो लीगल हायर होते हैं उस केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो आपने पढ़ा, जो आपने मैक्सिम पढ़ा, अब इसके एक्सेप्शन आ गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो मैक्सिम था ऑलमोस्ट आज के
टाइम पे ये डेड हो चुका है। ये क्यों हो चुका है? क्योंकि इसके बड़े सारे एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले एक्सेप्शन आप इंग्लिश लॉ में देखेंगे, फिर एक्सेप्शन आप इंडियन लॉ के अंडर देखेंगे, क्योंकि इंडिया में इस मैक्सिम की क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी रिकॉग्नाइजेशन है, और इंग्लैंड में इस मैक्सिम की कितनी इंपॉर्टेंस और रिकॉग्नाइजेशन है, यही आपको पढ़ना है। तो इंग्लैंड में मैंने आपको बताया लीगल रिफॉर्म मिसलेनियस एक्ट 1934 आया, और उसके बाद जो है इस मैक्सिम को जो है ख़त्म कर दिया गया। इट मीन्स अब डेथ अगर किसी पर्सन की हो जाती है और उसके लीगल राइट की वायलेशन हुई है, तो उसके जो लीगल हायर होंगे वो भी जो है सूट वहाँ पे कर सकते हैं, एक्शन जो है ला सकते हैं। तो उसकी पर्सन की डेथ के साथ जो है उसका राइट जो है सूट फाइल करने का अब ख़त्म नहीं होता है। सबसे पहले आपके पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में इन द मैटर ऑफ ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है अपनी जो है पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को पूरा करना है, और सेकंड बी पर्सन जो है अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट मैं जो है कोर्ट में जा सकता हूँ और अपना जो डैमेज जो ले सकता है। इवन अगर मेरी डेथ वहाँ पे हो जाती है, तो मेरे जो फैमिली मेम्बर होंगे, जो मेरे लीगल हायर होंगे, वो मेरे बिहाफ में कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये आपका राइट बना रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में ये मैक्सिम जो है लागू नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। व्हेन द डेथ ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्टेड और वन ऑफ देम अकर्ड, देन देयर सक्सेसर्स, जो उत्तराधिकार है उसको सक्सेसर बोलेंगे, कैन फाइल अ सूट फॉर द डैमेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन गिल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है एक सक्सेसर जो है केस फाइल कर सकता, उत्तराधिकारी केस फाइल कर सकता है, और अगर जो है कोई पर्सन जो गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बिहाफ पे उसके लीगल सक्सेसर जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं। इफ़ देयर इज एनी एक्सेप्शन ऑफ इट देन इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड बेस्ड ऑन द पर्सनल लायबिलिटी और कैपेसिटी। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है सूट फाइल करने का राइट जो है ख़त्म हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में सिंपल सी बात आप ये रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में ये जो आपका मैक्सिमम है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कंडीशन में जिस पार्टी के राइट वायलेशन हुए, जिस पार्टी को वहाँ पे जो है लॉस हुआ है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है, तो उसके बिहाफ पे उसके जो लीगल हायर हैं वो भी सूट फाइल कर सकते हैं, एक्शन फाइल कर सकते हैं, और अपने उस पर्सन का जो है जो वो अपना डैमेज जो है उस पर्सन का ले सकते हैं जिसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ जो कि इसके एक्सेप्शन में आ जाते हैं, जहाँ पे ये मैक्सिम फॉलो हो जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है। जैसे आपने कोई सिंगिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, डांसिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइटिंग या पेंटिंग का, ये जो होते हैं ये आपके इंडिविजुअल स्किल्स होते हैं। और अगर ऐसे केसेस में आप दूसरी पार्टी पे केस फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने जो है आपको सिंगिंग करने के लिए बुलाया था कि मेरी एक पार्टी है, आप एक प्रोफेशनल सिंगर है, और मैंने आपको एक नाइट के लिए बुलाया था और आपके लिए आपको 1 लाख रुपया देने का वादा, एक मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया। लेकिन एक दिन पहले ही जो है अब उसकी उस सिंगर की वहाँ पे डेथ हो जाती है, तो जो जिस पर्सन ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, अब उसको वहाँ पे उस पर्सन के नहीं आने से बड़ा सारा लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस वहाँ पे हुआ, और उसकी वजह से अब क्या उसके वो फैमिली मेम्बर पे सूट फाइल कर सकता है कि मुझे जो है कॉम्पोजिशन चाहिए इसके फैमिली मेम्बर से, लीगल हायर से। तो वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये उसका एक इंडिविजुअल एक्ट था, उसकी इंडिविजुअल स्किल थी, और उसके अलावा और उसको कोई भी परफॉर्म वहाँ पे नहीं कर सकता था। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे ये मैक्सिमम जो है लागू हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है कि और कोई भी केस फाइल वहाँ पे नहीं कर सकता है। तो नॉर्मल केसेस में ये ध्यान रखिए कि नॉर्मल केसेस में, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में ये मैक्सिमम जो आपने अभी पढ़ा कि आपको आपका जो राइट है सूट फाइल करने का, वो जो है डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाता है। ये एप्लीकेबल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे ये मैक्सिमम लागू होता है, वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग, या फिर जहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ स्किल का काम जो किया जा रहा है, जो कि वही पर्सन कर सकता है, तो वहाँ पे ये मैक्सिमम लागू हो जाता है। सेकंड आपके पास यहाँ पे है द फॉटल एक्सीडेंट एक्ट 1846। तो इंग्लैंड में फॉटल एक्सीडेंट एक्ट 1846 आया था। ऐसे केसेस में अगर किसी पर्सन की दूसरे पर्सन की वजह से जान चली जाती है, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा था रोड पे और किसी इनोसेंट पर्सन की मुझसे जान चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है, तो उस केसेस में उसके सक्सेसर जो है मेरे अगेंस्ट जो है सूट फाइल कर सकते हैं। मींस वहाँ पे
उस पर्सन की जिसकी डेथ हुई है उस एक्सीडेंट में, वो जो है उसके जो सक्सेसर होंगे उस डिजीज़ के, मान लीजिए वो विडो ऑफ डिजीज़ है, हस्बैंड है, चिल्ड्रन है, कोई भी है जो सूट फाइल वहाँ पे कर सकता है। ठीक है जी। जैसे हेफेल रेलवे कंपनी वर्सी जेंकिंस का केस है। 17-year-old गर्ल हु वाज अंडर द ट्रेनिंग ऑफ स्विंग एंड लिविंग विद हर फादर हैड डाइड। तो 17 साल की एक लड़की जो कि कपड़े सीने का जो है काम सीख रही थी, उसकी जो है एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अ सूट फॉर डैमेज वाज फाइल्ड बाय द फादर। तो अब फादर ने उसका जो है सूट फाइल वहाँ पे किया, क्योंकि वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे था, क्योंकि उसकी जो अब पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि वो फ्यूचर में कमाई भी ख़त्म होगी और उस लड़की पे ही उसके माँ बाप डिपेंड थे, तो लीगल हायर यहाँ पे केस लगा सकते हैं। यही यहाँ पे बताया। उस लड़की का जैसे उसकी डेथ हो गई थी तो उसका राइट वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके फैमिली मेम्बर उसके बिहाफ पे सूट फाइल वहाँ पे कर सकते हैं। तो फाटल एक्सीडेंट एक्ट 1846 के अंडर जो इस एक्ट के अंडर भी जो है लीगल हायर को सक्सेसर जो होंगे उस डिजीज़ को, उसको जो है सूट फाइल करने का राइट यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट है एम्प्लॉय लाइबिलिटी एक्ट 1880 के अंडर, अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉय को काम दे रखा है किसी फैक्ट्री के अंडर, तो अगर फैक्ट्री के अंडर एम्प्लॉय को काम है और वहाँ पे काम करते टाइम किसी मशीन की ऑपरेशन की वजह से उस पर्सन की जान चली जाती है, तो ऐसे केसेस में उस एम्प्लॉयर को, जो फैक्ट्री का ऑनर है, उसको भी वहाँ पे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। हालांकि उसकी डेथ हो गई है तो कॉम्पनसेशन वो किसको पे करेगा, तो उसके बिहाफ पे उसको जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीगल हायर जो होंगे, वो जो है कोर्ट में सूट फाइल करेंगे अगर वो कॉम्पनसेशन पे करेगा नहीं करेगा, वो इस मैक्सिम का हवाला लेके वहाँ पे इसका बेनिफिट लेके बच नहीं सकता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे द वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1925। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंडर में भी वही चीज़ बताई गई है कि अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम करता है और वहाँ पे उसके जो है वर्क परफॉर्म करते टाइम उस फैक्ट्री में उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसके जो लीगल हायर होंगे वो सूट फाइल जो है कर सकते हैं और वहाँ पे कॉम्पनसेशन जो है वहाँ पे ले सकते हैं। इट मीन्स कि उसके बिहार पे, उस डिजीज़ पर्सन के बिहार पे उसके फैमिली मेम्बर भी सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये मैक्सिम ऐसे केसेस में, ना तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के केसेस में, ना एम्प्लॉय लाइबिलिटी एक्ट 1880 के केसेस में, और ना ही जो है यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में ये जो मैक्सिम जो है एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे द लॉ रिफॉर्म मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1934 के केसेस में भी यही चीज़ बोलेगी, जो आपका ये मैक्सिम है एक्शो पर्सनलिज मोरिटर कम पर्सोना या फिर डेथ डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ एक्शन। डेथ जो है आपके सूट फाइल करने का, जो एक्शन फाइल करने का राइट जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें इस रिफॉर्म के अंडर जो है ख़त्म कर दिया इस मैक्सिम को और बोल दिया गया कि सिर्फ डिफामेशन, सिडक्शन या फिर एडल्ट्री के केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे इन केसेस में जो है आपका जो है ये जो मैक्सिम है ये अप्लाई नहीं होगा एक्शो पर्सनलाइज मॉनिटर कम पर्सोना। तो इस केसेस में इस रिफॉर्म के अंडर स्पेशली जो है कुछ कैटेगरीज बता दी जहाँ पे ये मैक्सिम जो है एक्शो पर्सनलिटीज मॉनिटर कम पर्सोना मींस डेथ डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ एक्शन जो है ये अप्लाई नहीं होगा, वो सारे जो है यहाँ पे बता दिए। इसमें से डिफामेशन था, और डिफामेशन देखिए डिफामेशन में क्या होता है कि आपके रेपुटेशन को लॉस होता है, आपकी जो इमेज होता है उसको लॉस होता है, और इमेज जो है हमेशा होती है जीने के बाद भी, मरने के बाद भी। अगर मरने के बाद अगर आपकी रेपुटेशन को डाउन करता है तो फिर उस कंडीशन में आपके फैमिली मेम्बर, आपके लीगल हायर भी उस पर्सन पे सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि रेपुटेशन तो हमेशा ही रहती है। सिडक्शन के केसेस हैं, अडल्ट्री के केसेस हैं, ऐसे केसेस में को भी जो है इस मैक्सिम का कोई भी असर नहीं होता, मींस ये मैक्सिम पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब इंडिया में क्या क्या एक्सेप्शन है, मींस ये जो मैक्सिम आपने पढ़ा एक्शो पर्सनैलिटी मॉनिटर कम पर्सोना की, आपका जो डेथ के साथ ही जो है सूट का जो राइट है, एक्शन का जो राइट है, ये भी ख़त्म हो जाता है। ये इंडिया में भी इसका एक्सेप्शन है, मतलब इंडिया में भी इस मैक्सिम को फुली जो है रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट एक्ट है 1855 का, इसमें जो है बता दिया गया कि कौन कौन से लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो डिजीज़ पर्सन के बिहाफ पे सूट फाइल कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसकी की अपनी एक प्रॉपर्टी है और उसकी डेथ हो जाती है, तो
तो उसके बाद जो है उसके जो लीगल हायर होंगे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मुकदमे होंगे, जो भी जो है वहाँ पे इश्यूज होंगे, उनको वो देखेंगे और उसके बेनिफिट वो ले सकते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट एक्ट 1855 जैसे ही बना इंडिया में, ये जो मैक्सिम था एक्शो पर्सनैलिज्म मोरिटे कम पर्सोना, इसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे यहाँ पे कम होगी। इंडिया में भी फाटल एक्सीडेंट एक 1855 पास हुआ था जैसे इंग्लैंड में हुआ था, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, और तो उसके बिहा पे उसके जो फैमिली मेम्बर हैं वो जो है सूट फाइल कर सकते हैं। हालांकि वो जो जिससे एक्सीडेंट हुआ ये बोल सकता है कि उस पर्सन की तो अब डेथ ही हो चुकी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि इस एक्ट के अंडर जो है फाटल एक्सीडेंट एक्ट 1805 के अंडर जो है अब उसके लीगल हायर भी जो है सूट फाइल कर सकते हैं। तो इस मैक्सिम की इंपॉर्टेंस जो है धीरे धीरे अब खत्म होना स्टार्ट हो गई है। ऐसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 जो कि इंग्लैंड में पास हुआ था, इंडिया में भी पास हुआ था, तो यहाँ पे भी वही चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है। इसके अलावा इंडियन सक्सेशन एक्ट आपके पास है, और इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही सारे इशू होती हैं, और प्रॉपर्टी की अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हायर को चली जाती है जो एज़ पर द रूल। और अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वहाँ पे कोई सूट फाइल करना है, एक्शन फाइल करना है, तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये राइट जो है मिल जाता है, उसके लीगल हायर को ये राइट मिल जाता है। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंडर भी वही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कैरेज बाय एयर एक्ट 1872 एक्ट प्रोवाइड्स राइट्स टू द फाइल ए सूट अगेंस्ट द डैमेज लाइक एन एक्ट ऑफ इंग्लैंड। From the above discussion, it is clear from that the एक्शो पर्सनैलिज्म मोरिटे कम पर्सोना इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये जो मैक्सिम है एक्शो पर्सनैलिज्म मोरिटर कम पर्सोना, ये इंडिया में भी एप्लीकेबल नहीं है। आप इस केसेस भी इंडिया में देख सकते हैं, जैसे वेंकटेशम जनरल मैनेजर एपी स्टेट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन केसेस में इट वाज डिसाइडेड ऑन दैट द डेथ ऑफ माइनर चिल्ड्रन, अगर किसी माइनर चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, तो उस कंडीशन में उसके पेरेंट जो है उनके पास ये राइट है कोई डैमेज के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसा ही सुप्रीम बैंक वर्सेस पी.ए. तेंदुलकर केसेस में बोला गया, द ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी बाय द डायरेक्टर ऑफ द बैंक एंड ही लेटर ऑन ही डाई आफ्टर इंक्वायरी इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ही हैज़ बीन मेड, द कॉज ऑफ एक्शन विल नॉट कम to an end, and such cases the liability of the representative would be confined to assets to estate felt left by the disease in the hands of the successor। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे डायरेक्टर जो है किसी बैंक का, उसने प्रॉपर्टी से रिलेटेड को गड़बड़ की है उस बैंक में और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो बैंक के पास ये राइट ख़त्म नहीं हो जाता उस मैनेजर पे केस फाइल करने का। वो उसकी फैमिली पे सूट फाइल कर सकती है और उसकी एसेट को बेच के उस मैनेजर की वजह से जो बैंक को लॉस हुआ है उसकी जो है भरपाई वहाँ पे वो डैमेज जो है वो ले सकती है। तो इन चीज़ों से सभी ये मतलब निकलता है कि पर्सन के साथ उस पर्सन के मरने के बाद आफ्टर हिज डेथ जो है सूट फाइल करने का राइट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उन पे सूट हो भी सकता है और वो किसी पे सूट लगा भी सकते हैं कॉम्पोजिशन के लिए। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।